सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम कम्युनिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे हम, उसके बाद हम जितने भी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स है, डिसेबिलिटी इंडेक्स है, वैक्सीन्स एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। सो सी एच एन को हम PSM भी बोलते हैं, PSM बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन। ओके, तो आज हम मेडिसिन सिस्टम देखते हैं। इसमें मेडिसिन सिस्टम में हमारा क्या आता है? एक तो एलोपैथी आता है, एक अल्टरनेटिव मेडिसिन आता है। हमारा अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या कौन सा सिस्टम होता है मेडिसिन का? हमारा होता है आयुष। आयुष हमारा कब आया था? ये आया था हमारा नवंबर 2023 में आया था। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष? A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Unani, S for Siddha, H for Homeopathy। तो ये इसकी नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, आप देख सकते हो फुल फॉर्म में। तो हम पेशेंट को क्या है, अलग अलग टाइप से हम क्या कर सकते हैं ट्रीट। लाइक आयुर्वेदा से करते हैं, योगा से होते हैं, यूनानी से, होम्योपैथी से, लाइक दिस। ओके, देन एक न्यू मेडिसिन सिस्टम और ऐड हुआ था इसमें। कौन सा था? उसका नेम था सोवा रिगपा। सोवा रिगपा क्या था? तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम था ये। और ये कब आया था? ये आया था 2020 में। ये आयुष के अंडर ऐड हुआ था। इसका नाम था सोवा रिगपा और ये तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम था, में इंक्लूड था। ओके, देन हमारा जैसे आयुष तो आ गया था 2023 में, लेकिन इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कब फॉर्म हुई थी? ये हमारी 2014 में फॉर्म हुई थी। और जो हाईएस्ट लाइक अलग अलग स्टेट में आयुष की सर्विसेज हुई। ओके, देन तो कौन सी स्टेट है जिसमें आयुष की सर्विसेज ज़्यादा है? तो हाईएस्ट किस में है? MP में, मध्य प्रदेश में। देन हमारा आता है, अभी हम हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे। हेल्थ, हमने नॉर्मली हर बुक में आपको हेल्थ की डेफिनेशन मिलेगी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। लाइक हेल्थ क्या होती है? कोई भी पर्सन है, उसकी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, मतलब उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ जो होती है वो क्या है? होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और ना तो उसमें कोई डिजीज़ होनी चाहिए, ना इन्फर्मिटी। लाइक ओके, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें डिजीज़ और इन्फर्मिटी हो तभी उसकी ना हो तभी उसकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल जो है हेल्थ है वो भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और अपडेट है जो हमारी बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब हमने आज तक नहीं पढ़ा है। लाइक मैंने भी अपनी कोचिंग पे ही पढ़ा था ये। तो हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ में क्या आता है? हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ भी आती है कि हमारी सोशल लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी है। तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ये अपडेट है। देन हमारा आता है वेलबींग। वेलबींग की डेफिनेशन क्या होती है? जो हमारी वेलबींग होती है इसमें दो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक लेवल ऑफ लिविंग, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोल सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है ये हमारा सब्जेक्टिव होता है, लाइक इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। और जो हमारा लेवल ऑफ लिविंग है या फिर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये ऑब्जेक्टिव है, लाइक ये अदर पर्सन्स भी देख सकते हैं हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है मीन्स दूसरे लोग भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो सब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम उसको बता सकते हैं या हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। ओके, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के कुछ एग्जांपल है सब्जेक्टिव में, लाइक स्ट्रेस ऑफ लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। लाइक किसी भी पर्सन की स्ट्रेस फ्री लाइफ है, कोई भी हो गया, आप हो गए, मैं हो गई, मेरे को पता है कि मेरी लाइफ की स्ट्रेस फ्री है या नहीं। कोई और नहीं बता सकता कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस है या नहीं। हैप्पीनेस, किसी की लाइफ में हैप्पीनेस सिर्फ वो ही फील कर सकता है कि वो खुश है या नहीं। इमोशनल स्टेबिलिटी है कि वो इमोशनल स्टेबल है या नहीं। तो ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट है जो सिर्फ एक पर्सन ही फील कर सकता है। लेवल ऑफ लिविंग या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारा क्या आता है? हाउसिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन। लाइक दूसरे पर्सन इसको देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। जैसे कोई भी अच्छे घर में रहता है तो लोग क्या बोलेंगे? इसकी हाउसिंग क्या अच्छा, घर अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है। अगर वो हेल्दी होगा तो क्या बोलेंगे? इसका न्यूट्रिशन अच्छा है। कोई अच्छी एजुकेशन लेता है, उसको जॉब मिलती है तो क्या बोलेंगे? कि उसकी एजुकेशन अच्छी थी। कोई अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब हाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहता है, या फिर कोई अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहता है, तो लोग उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वो अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहता है या फिर हाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहता है। ओके, देन डिजीज की डेफिनेशन। डिजीज क्या होता है? इम्बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
डिजीज तब होती है जब एक पर्सन का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर का, और जो उसके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। जब उसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो क्या होगा, उसको डिजीज बोलते हैं। इलनेस, इलनेस क्या होती है, ये सब्जेक्टिव फीलिंग होती है कि एक जो पर्सन है जिसको इलनेस हुई है सिर्फ वो ही फील कर सकता है अबाउट हेल्थ। मतलब इलनेस क्या होगी, ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है हेल्थ के बारे में। उसको इलनेस तब होती है लाइक पर्सन को पता लगता है कि हाँ मैं बीमार हूँ या फिर बीमार होने वाला हूँ, उसको फीलिंग आने लगती है। सिकनेस, सिकनेस क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव फीलिंग होती है, दूसरे लोग ऑब्जर्व करके बता देते हैं कि भाई इस पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं है। अदर पीपल कमेंट ऑन हेल्थ, जैसे कि कोई इंसान बीमार है तो हम उसको देख के बोलेंगे कि ये इसका वेट लॉस हो गया, लूज हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, शायद से ये बीमार है। हम देख के उसको बता देते हैं कि ये बीमार है या नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव फीलिंग ऑब्जर्व करके बता देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिकनेस। देन हम हेल्थ के डायमेंशंस पढ़ते हैं। तो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग 5 डायमेंशन होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल। ये 5 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन हमारी बुक में 10 डायमेंशंस पढ़ाए जाते हैं हमें। तो हम उसको इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, VC ने PSMC। ओके, VC, VC मतलब वोकेशनल कल्चर, वोकेशनल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन। ने, NE ने न्यूट्रिशनल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन। PSM, हम CHN को PSM भी बोलते हैं, तो हम फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन। ओके, एंड SEE स्पिरिचुअल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन। तो ये हमारे 10 डायमेंशंस हो गए जो हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन हमारी WHO के अकॉर्डिंग ये 5 डायमेंशन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिजीज। हमारे इस पे क्वेश्चन भी आता है कि स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक एग्जांपल दे देंगे आपको, फिर उसमें पूछेंगे कि ये इम्पेयरमेंट का एग्जांपल है, डिसेबिलिटी का एग्जांपल है, या फिर हैंडीकैप का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है। तो हम तो इसको पढ़ते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है उसको डिजीज होती है, डिजीज की वजह से उसकी बॉडी में क्या होती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है। इम्पेयरमेंट लाइक लॉस ऑफ हैंड, उसको ऐसी कुछ डिजीज हुई जिसकी वजह से उसका हैंड क्या है, एम्प्यूटेट करना पड़ा, तो उसके हैंड का क्या हो गया, लॉस। जब हैंड का लॉस हो गया तो क्या हो गया, इम्पेयरमेंट हो गई, क्योंकि उसका हैंड क्या हो गया, एम्प्यूटेट हो गया। इम्पेयरमेंट होने की वजह से क्या आती है, डिसेबिलिटी आती है इन पर्सन के अंदर। मीन्स ड्यू टू हैंड एम्प्यूटेशन, उसका हैंड जो डिजीज के कारण एम्प्यूटेट हुआ था, तो वो ब्रश नहीं कर पा रहा है, अपना अपना खुद से कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो ब्रश नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गई, डिसेबिलिटी, फंक्शन में लॉस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के वजह से क्या होता है, हैंडीकैप। हैंडीकैप तब होता है जब वो अपना सोशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, लाइक वो बाहर जाके काम नहीं कर पा रहा है, तो वो सोशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैप। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लाइक इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट मीन्स चेंजेस इन एनेटमी, हमने ऊपर पढ़ा था। सी, डिजीज होती है उसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है। तो चेंज इन एनाटॉमी, हमने एग्जांपल में पढ़ा था लॉस ऑफ हैंड, तो क्या हो रहा है, उसका हैंड लॉस हो गया, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में उसके हैंड का लॉस हुआ था, तो उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी होती है कि ड्यू टू इम्पेयरमेंट पर्सन अनेबल टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, लाइक वो उसकी जो डेली लिविंग की एक्टिविटी है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जैसे उसका हैंड लॉस हुआ था तो क्या है, ब्रश नहीं कर पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा, तो उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। हैंडीकैप, हैंडीकैप क्या होता है, जब ड्यू टू इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से वो क्या अपना सोशल रोल परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसको हैंडीकैप बोलते हैं। लाइक वो जॉब पे नहीं जा पा रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ हैंड, अनेबल टू डू ड्यूटीज और सोशल वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैंडीकैप। आप इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब डिजीज होती है उसकी वजह से मान लो उसको हैंड एम्पिटेट हो गया, तो लॉस ऑफ हैंड उसको हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे, जिसकी वजह से वो अपना क्या है, डेली लिविंग के फंक्शन नहीं कर, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसको हम डिसेबिलिटी बोलेंगे। और जब वो सोशल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हैंडीकैप। देन हमारा एक मेन डिफरेंस है सोशल आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, इस पे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है इनके बीच में। तो आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन हमेशा हम एक इन्फेक्टेड पर्सन का करते हैं, और क्वारंटीन हम उस
पर्सन का करते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है, उसको रिस्क है कि वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते हैं उस डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड तक। जैसे हमने कोरोना वायरस, जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे किया था आइसोलेशन, तो हम करेंगे जैसे कोई भी पर्सन है वो क्या है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो हम उसकी आइसोलेशन करते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन हु शो साइन एंड सिम्टम, जो क्या है डिजीज के साइन एंड सिम्टम शो करता है, उसको हम आइसोलेट करते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन को, लाइक पर्सन कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ओके, तो हम आइसोलेशन कब तक करते हैं, टिल मैक्सिमम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, मीन्स जब तक वो दूसरों को इन्फेक्टेड कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेबिलिटी के पीरियड तक हम उसको क्या आइसोलेट करते हैं कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है, जब तक पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी खत्म नहीं हो जाता, उसको हम तब तक आइसोलेट रखते हैं। ओके, और हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं आइसोलेशन को। इसको सेकेंडरी लेवल कैसे बोलते हैं कि उसको डिजीज हो गई है, उसको इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन हम प्रिवेंशन कर रहे हैं कि भाई दूसरों को वो इन्फेक्शन ना हो, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड क्वारंटीन पढ़ते हैं, हेल्दी पर्सन हु कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, लाइक एक हेल्दी पर्सन है, मैं हूँ हेल्दी पर्सन और मैं किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आती हूँ, तो मेरे को रिस्क है कि मेरे को कोरोना हो सकता है, तो मेरे को क्या करेंगे, क्वारंटीन करेंगे 14 डेज के लिए। 14 डेज के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा कोरोना का मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन होता है वो 14 डेज हो सकता है होता है, तो हम 14 तो मेरे को क्या कर देंगे, 14 डेज तक क्वारंटाइन कर देंगे। तो हम जो कोई भी हेल्दी पर्सन है उसको क्वारंटाइन करते हैं, तो जिस इन्फेक्टेड पर्सन, उसको कौन सा इन्फेक्शन था, उस इन्फेक्शन के मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन तक उसको क्या करते हैं, हम क्वारंटाइन कर देते हैं। पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ का मतलब साइन एंड सिम्टम शो करने का पीरियड होता है कि भाई इतने पीरियड में वो इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ है अपने साइन एंड सिम्टम शो कर देगा। और जो क्वारंटाइन है ये क्या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैसे होता है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन तभी होता है जबकि भाई हाँ रिस्क प्रेजेंट है हम पर्सन के अंदर, लेकिन हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रिस्क प्रेजेंट होता है, लेकिन हम जब प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं उसको, तो हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कि उसको वो डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन रिस्क है उसको, तो वो होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देन हमारी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो यूज होती हैं। एक तो होती है डिजीज कंट्रोल, एक होती है डिजीज एलिमिनेशन और एक होती है डिजीज इरेडिकेशन। तो ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पढ़नी है। तो पहले हम पढ़ते हैं डिजीज कंट्रोल। तो हम पहले पढ़ते हैं डिजीज कंट्रोल। हम किसी भी डिजीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, लाइक उसके ट्रांसमिशन, डिजीज का जो इससे ट्रांसमिशन होता है उसको कम करते हैं, न्यू केसेस है डिजीज के उसको कम करते हैं, और जो डिजीज के इंसिडेंट्स क्या होता है, जो न्यू केस आ रहे हैं उनको भी कम करते हैं इंसिडेंट्स, या फिर अभी मतलब प्रेजेंट में जितने केस प्रेजेंट है ना उनको कम करते हैं, न्यू केसेस को प्रिवेंट करते हैं। तो डिजीज कंट्रोल में ये होता है, ट्रांसमिशन को, न्यू केसेस को, इंसिडेंट्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, हम रिड्यूस करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। अभी फिर नेक्स्ट टर्म है डिजीज एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा, हम कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, जो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है ना उसका कंप्लीट ब्लॉकेज कर देते हैं कि भाई 1% टू सेकंड पर्सन वो क्या है ट्रांसमिट ना हो। इसमें जीरो न्यू केसेस होते हैं डिजीज के, जीरो इंसिडेंस डिजीज, जो न्यू मतलब डिजीज के प्रेजेंट में केसेस होते हैं ना वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हमारे कंट्रोल में क्या था, रिड्यूस करते हैं हम, लेकिन केस प्रेजेंट होते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, जो न्यू केस हैं, इंसिडेंट्स है डिजीज के, उनको बिल्कुल जीरो कर देते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें इन डिजीज एलिमिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। कंट्रोल में क्या था, हमेशा प्रेजेंट रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। लेकिन डिजीज एलिमिनेशन में क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ओके, तो कुछ डिजीज हैं जो हमारी एलिमिनेट हुई है इंडिया से, मतलब मतलब उनके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी हो सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर, नहीं भी। तो एक तो यूनिया वॉर्म डिजीज है, वो भी क्या है, एलिमिनेट हो चुकी है, मतलब अभी उसके केसेस क्या हैं, उसके जीरो केसेस हैं। पोलियो भी क्या है, एलिमिनेट हो गई थी 2014 में। मैटरनल टीटी है और नियोनेटल टीटी है,
वो भी क्या है, एलिमिनेट हो गई थी। योज डिजीज है वो भी एलिमिनेट हो गई है इंडिया से, और लेप्रोसी है वो भी क्या है, इंडिया से एलिमिनेट हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिजीज इरेडिकेशन। डिजीज इरेडिकेशन में क्या होता है, बिल्कुल ही खत्म हो गई है वो, बिल्कुल ही इंडिया से खत्म हो गई है, एक भी केस प्रेजेंट नहीं है। लाइक कंप्लीट रिमूवल ऑफ डिजीज, इरेडिकेट मतलब हो गया है उस डिजीज का बिल्कुल ही रिमूवल हो गया है। प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कंप्लीट रिमूवल ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो, उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया है, रिमूव हो गया है। माइक्रो, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एब्सेंट होगा उस डिजीज का। डिजीज एलिमिनेटेड जो तो एग्जांपल है जो वर्ल्ड से डिजीज एलिमिनेट हुई है, इरेडिकेट हुई है। स्मॉल पॉक्स हमारा 8 मई टू 1980 को क्या है, इरेडिकेट हो गया था। ओके, वर्ल्ड से इरेडिकेट हुआ था 1980 में 8 में, और इंडिया से हो गया था 23 अप्रैल 1977। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, स्टेट लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी डेट ऑफ इरेडिकेशन पूछ सकते हैं। इंडिया से तो 23 अप्रैल 1977 में इरेडिकेट हो गया था स्मॉल पॉक्स, लेकिन वर्ल्ड से कब डिक्लेयर किया था कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, 8 मई 1980 को। ओके, देन हमारा आता है पोलियो 2 वायरस। जो पोलियो 2 वायरस है, इस जो पोलियो 2 वायरस होता है इसको हम वाइल्ड पोलियो वायरस भी कहते हैं। ये इंडिया से 2015 में क्या है, इरेडिकेट हो गया था। तो हमने अभी 3 टर्म्स पढ़ी हैं, कौन सी पढ़ी है, एक तो डिजीज कंट्रोल, एक डिजीज एलिमिनेशन, एंड और तीसरी पढ़ी हमने डिजीज इरेडिकेशन। तो हमने ये 3 टर्म्स पढ़ी हैं। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, डिजीज कंट्रोल में क्या होगा, हम सिर्फ केसेस को, इंसिडेंट्स को, ट्रांसमिशन को कम करते हैं, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, इसमें डिजीज होने का रिस्क होता है, हम सिर्फ ट्रांसमिशन को रोकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं करते हैं। डिजीज एलिमिनेशन में क्या होगा, केसेस, ट्रांसमिशन और इंसिडेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो डिजीज इंडिया से एलिमिनेट हुई है वो है गिनिया वोम, पोलियो, मैटरनल टीटी, न्यूनेटल टीटी, योज डिजीज एंड लेप्रोसी। इरेडिकेशन, डिजीज इरेडिकेशन होता है मतलब वो डिजीज क्या है, बिल्कुल टोटली रिमूव हो गई है, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, बिल्कुल एब्सेंट है। और जो हमारे इरेडिकेट हुई डिजीज वो कौन से, तो स्मॉल पॉक्स, ये उनकी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, एंड पोलियो वायरस 2 जो वाइल्ड वायरस हमारा वाइल्ड पोलियो वायरस है वो भी बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। सो एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस और देखते हैं हम मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस के बीच में। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं तो हमें इनको ध्यान से पढ़ना है। लाइक मॉनिटरिंग क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग एक्टिव फेज। जैसे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में प्रोग्राम चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है, तो हम उस प्रोग्राम की इवेल्युएशन करते हैं एक्टिव फेज में। मतलब अभी एक पीरियड, मान लो अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो हम सिर्फ उसकी इवेल्युएशन जैन से लेके दिसंबर तक के बीच में करते हैं, तो उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो वो दिसंबर में वो खत्म हो गया प्रोग्राम, लेकिन दिसंबर के बाद भी हम उसकी इवेल्युएशन करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं सर्विलेंस। उसको क्या बोलेंगे, सर्विलेंस। तो इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग एक्टिव फेज मतलब जैसे दिसंबर का बीच का एक्टिव फेज था तो उसके बीच में इवेल्युएशन करते हैं, उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। सर्विलेंस इज बियॉन्ड एक्टिव फेज, मतलब एक्टिव फेज खत्म होने के बाद भी हम प्रोग्राम की क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्विलेंस। ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। मॉनिटरिंग का सेकंड पॉइंट है आफ्टर एंड ऑफ प्रोग्राम नो मॉनिटरिंग, मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद हम कोई मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, तो ये हमारा है। और सर्विलेंस में क्या करते हैं, सर्विलेंस कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक्टिव फेज खत्म होने के बाद भी हम उसकी क्या करेंगे, सर्विलेंस करते हैं। तो ये होता है हमारा सर्विलेंस। सर्विलेंस के 3 टाइप्स होते हैं, सर्विलेंस के 3 टाइप्स हैं। एक तो होती है एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस, सेंटिनल सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस होती है हेल्थ एजेंसीज एक्टिवली फाइंडिंग केसेस। लाइक जो हेल्थ एजेंसीज हैं जो क्या है, डोर टू डोर सर्वे करती हैं, और फैमिली से डाटा कलेक्ट करती हैं, और क्या है, कोई डिजीज के केसेस हैं फैमिलीज में उनको फाइंड करती है, तो उसको एक्टिव सर्विलेंस बोलते हैं। ओके, क्योंकि वो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, एक्टिव सर्विलेंस हो गई है। पैसिव सर्विलेंस होती है कि एक पर्सन कोई भी जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल या फिर पर्सन हेल्थ एजेंसी को इन्फॉर्म करता है कि भाई वो उस डिजीज का केस है,
तो उसको पैसिव सर्विलेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है वो खुद जाके इन्फॉर्म करता है, या फिर हॉस्पिटल से पता लगता है हेल्थ एजेंसी को, या फिर डॉक्टर से पता लगता है, तो इसको पैसिव सर्विलेंस बोलते हैं। सेंटिनल सर्विलेंस हो गया फाइंडिंग मिसिंग और हिडन केसेस, लाइक जो कुछ केसेस हैं जो मिसिंग है या हिडन केसेस जो काउंटेड नहीं है डिजीज के टोटल नंबर ऑफ केसेस में, तो उनको हम फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं हम सेंटिनल सर्विलेंस। सो ये था हमारा कम्युनिटी का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हेल्थ इंडेक्स देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नोरसेट के लिए भी और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी। सो that's all about this video. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.